तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और कमाल की वीडियो में। एक ऐसे मास्क वाले सीरियल किलर की कहानी जिसने 35 साल पहले 16 वर्षीय लड़कियों का 16 बार चाकू मार के मर्डर कर दिया था। और हाँ, ये उसका पैटर्न है, लेकिन अब 35 साल के बाद वापस से वो सिटी में आ चुका है। तो क्या होगा? इस कहानी की शुरुआत होती है जेमी और एमिलिया नाम की दो दोस्तों से। ये दोनों ही लड़कियाँ रात में कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, लेकिन ये चीज़ से जेमी के पेरेंट्स बहुत ही नाखुश होते हैं और वो जेमी को वहाँ जाने से ना भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को अभी भी वो मास्क वाले सीरियल किलर का डर होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि जो 35 साल पहले 3 लड़कियां मरी थी ना, वो जेमी के माँ और बाप, उनकी दोस्ती थी, वो उनके साथ ही पढ़ती थी। अब जेमी के पेरेंट्स को ये तो पता था कि जेमी को सेल्फ डिफेंस और कराटे आता है, तो अपना डिफेंस तो कर सकती है। लेकिन जेमी के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने पर उसके डैड ये कहते हैं कि मैं तुम्हें और अमीलिया दोनों को खुद कॉन्सर्ट लेके जाऊंगा। ये सभी लोगों के कॉन्सर्ट में जाने के बाद जेमी की मॉम पैम घर पे एकदम ही अकेली हो जाती है। तभी उसके पास कुछ बच्चे हैलोवीन पे कैंडी मांगने आते हैं, जिनको वो कैंडी तो दे देती है। लेकिन कुछ देर के बाद वहीं पे वो सीरियल किलर भी पहुंच आता है। उसको कोई भी कैंडी चॉकलेट नहीं चाहिए होती, वो एक चाकू निकाल लेता है और उस पर हमला बोल देता है। अब पैम को खुद को भी कराटे और सेल्फ डिफेंस आता है, इसी की वजह से वो अपना काफ़ी अच्छा बचाव करती भी है और थोड़ी देर तक उस किलर से फाइट भी कर लेती है। लेकिन वो किलर उस पर काफ़ी हावी पड़ रहा था, इसीलिए वो सीधा पहुंच जाती है किचन में और वहाँ पे एक चाकू निकाल लेती है और किलर को बोलती है कि जल्दी से भाग जाओ वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस का नाम सुनने के बाद किलर आगे के दरवाजे से भाग तो जाता है, लेकिन कुछ ही समय रहने के बाद वो पीछे के दरवाजे से आके पैम के ऊपर हमला बोल देता है और उसके पेट में चाकू मारता है और 16 बार चाकू मार के बेचारी पैम को वो वहीं पे मार भी देता है और वहां से भाग भी जाता है। इसके कुछ ही देर बाद घर के बाहर पुलिस आ जाती है और सभी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। तभी हमें एक रिपोर्टर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस होता है। वो सबको बता रहा होता है कि 16 बार चाकू मार के पैम का भी उस किलर ने मर्डर कर दिया। इसके बाद हमें जेमी को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी रो रही होती है और काफ़ी उदास भी होती है। दूसरे ही दिन वो स्कूल में भी जाती है। स्कूल में वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं उसके पास पूछताछ करने के लिए। पूछताछ के बाद वो जेमी को ये भी बताते हैं कि तुम्हारी माँ क्रिस नाम के रिपोर्टर से आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही थी, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा रिलेटिव वगैरह है? इसके बाद जेमी सीधा ही उस रिपोर्टर के पास पहुँच जाती है जिसका नाम क्रिस होता है। वो क्रिस से पूछती है कि तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो और तुम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बातचीत कैसे हो रही थी? क्रिस उसको एक नोट दिखाता है जहाँ पे उसमें ये लिखा होता है कि यू आर नेक्स्ट वन। जहाँ पे ये दिखाते हुए क्रिस उसको बोलता है कि जेमी तुम्हारी माँ को पहले ही एक नोट आ चुका था किलर की तरफ से कि तुम उसका अगला शिकार होने वाली हो और हम दोनों उसको पकड़ने की एक प्लानिंग भी कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। इसके बाद जो जेमी है ये सारी चीज़ें जाके अपनी दोस्त एमिलिया को बताती है। हमें क्या दिखाया जाता है कि एमिलिया एक ऐसी टाइम मशीन बना रही है जो कि उसकी माँ की बुक में लिखी हुई थी सारी ही रीजंस और इन्फॉर्मेशंस के द्वारा। वो उसके बेस पे एक टाइम मशीन बनाना चाहती थी और उसमें वही डेट डाली हुई है 35 साल पहले की, जबकि उस किलर ने पहला मर्डर किया था। एमिलिया अपनी दोस्त जेमी को बताती है अगर ये मशीन काम कर जाती है तो हम 35 साल पहले जाके वो किलर को रोक लेंगे ताकि सारे ही मर्डर्स भी रुक जाए और आज की तारीख में तुम्हारी माँ का जो मर्डर हुआ है वो भी होने से रुक जाए। लेकिन अभी वो मशीन काम नहीं कर रही होती। इसी के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वापिस से वो दोनों उसी मशीन के पास खड़ी हुई होती है। लेकिन वहाँ पे रात पे वही किलर भी पहुँच आता है मास्क वाला। वो जेमी पे भी हमला बोल देता है और इसके बाद जेमी सीधा ही वो टाइम मशीन में छुपने के लिए आ जाती है। थोड़ी बहुत हाथापाई करने के बाद वो साइको का सीधा ही जो चाकू है ना वो डिस्प्ले में जाके लगता है और उसके बाद वो टाइम मशीन काम करना शुरू कर देती है और सीधा ही जो जेमी है ना वो 35 साल पास्ट में चली जाती है जब वो सीरियल किलर ने अपना पहला मर्डर किया था। अब टाइम मशीन तो ख़राब हो चुकी है, इसीलिए जेमी उसको छुपा देती है और सीधा ही वो कॉलेज में चली जाती है जहाँ पे उसके माता पिता और बाकी लड़कियाँ जिनका मर्डर हुआ था। जेमी जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाती है वो तीनों ही लड़कियां भी उसको दिख जाती है जिनका 35 साल पहले मर्डर हुआ था। उसी के साथ उसको उसकी मॉम भी दिखती है जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा बॉल्स मारती है नाक पे। उसी के साथ जो उसकी मॉम थी ना जिसका नाम पैम है, वो अपने स्कूल टाइम में काफ़ी ज़्यादा बैडेस थी और उनका पूरा ग्रुप भी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसके बाद जेमी सीधा ही जाके एमिलिया की मॉम से मिलती है और उसको ये बताती है कि आपकी बेटी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिमाग वाली है और आपने जो डायरी लिखी है टाइम मशीन पे उसी के बेसिस पे आपकी बेटी अमीलिया ने एक टाइम मशीन भी बनाई है। ये चीज़ को लेके अमीलिया की जो मॉम थी ना वो ज़्यादा चौंकती नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मैं एक ऐसी डायरी देख भी रही हूँ और जिसके बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया। और कुछ प्रूफ देने के बाद अमीलिया जो मॉम थी उसने जेमी पे भरोसा कर भी लिया और वो उसको ये भी बता देती है कि चलो मैं देख लेती हूँ क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही वो दोनों टाइम मशीन के पास पहुँचते तो जेमी उसको बताती है कि पहले तो ये काम नहीं कर रही होती, लेकिन जैसे ही वो किलर का चाकू इसमें लगता है ना ये काम करने
लगती है और मैं यहाँ पे पास्ट में आ गई। एमिलिया की मॉम बताती है कि इसमें सिर्फ एक कंडक्टर की कमी थी जो कि चाकू लगने की वजह से पूरी हो गई, और तुम चिंता मत करो, मैं इसको अच्छे से ठीक कर दूंगी और ठीक होने के बाद तुम अपने घर पे भी जा सकती हो। तुम्हें वापस तो जाना ही होगा ना अपने घर। अब यहाँ पे करंट टाइमलाइन में जेमी के गायब होने की वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, खासकर उसके पेरेंट्स, उसके पिता भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और पुलिस वगैरह भी आ चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी दोस्त अमीलिया आ जाती है और सबको सच बता देती है कि मेरी बनाई टाइम मशीन की वजह से जो जेमी है वो 35 साल पास्ट में जा चुकी है। इसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे जेमी एक पार्टी में जाती है जहाँ पे उसकी मॉम, पैम और जो तीनों लड़कियों का मर्डर होने वाला है वो भी होती हैं, जिसके ऊपर जेमी नज़र रखने के लिए आती है। पहले तो वो लोग उसको बाहर निकाल देते हैं लेकिन जेमी वापस से अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो कि पहली लड़की जिसका मर्डर होने वाला होता है वो अपने रूम में बैठी हुई होती है। वहीं पे वो किलर भी पहुंच जाता है और उसको बहुत ही बेरहमी से 16 बार चाकू मार के उसका मर्डर वहीं पे कर देता है। अब उसकी आवाज़ सुनने के बाद जेमी, उसकी मॉम, पैम सब लोग ऊपर दौड़ के आते हैं, लेकिन उस लड़की को मरा हुआ देखने के बाद तो पैम की हालत ख़राब हो जाती है और सीधा ही उसकी बेटी जेमी उसको नीचे लेके जाती है। और तभी पैम उसको पूछ लेती है कि तुम्हें ये फ्यूचर के बारे में कैसे पता था कि ये लोग मरने वाले हैं। तब उसको जेमी बताती है कि मुझे बस सपने आते रहते हैं फ्यूचर को लेके। इसके बाद जो अमीलिया और वो रिपोर्टर क्रिस है ना, वो दोनों ही साथ में काम करने लगते हैं और अपनी टाइम मशीन पे भी एमिलिया बहुत काम कर रही होती है। तभी जब वो लोग वापस से वो लड़की के मरने की फोटोज देख रहे होते हैं ना, उस जेमी के पास्ट में जाने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जहाँ पे जेमी का जो एक नोट भी होता है वो अमीलिया को फोटो के द्वारा मिलता है, जहाँ पे उसमें ये भी लिखा होता है कि तुम्हारी टाइम मशीन में कंडक्टर की कमी है। जिसके बाद सीधा ही अमीलिया अपने टाइम मशीन में कंडक्टर पे काम भी करने लगती है। दोस्तों पास्ट में दिखाया जाता है कि पैम और उसके सारे ही दोस्त अपनी फ्रेंड के मरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी है, तो जेमी उनको एक आइडिया देती है कि तुम लोग एक पार्टी क्यों नहीं करते जिसकी वजह से सभी लोग रिलैक्स भी हो जाओगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक लोकेशन पे जाते भी है पार्टी करने के लिए, जहाँ पे वही लोकेशन होती है जहाँ पे उस लड़की का मर्डर होने वाला होता है। थोड़ी देर बाद हमें एक लड़के से भी दिखाया जाता है जहाँ पे जेमी उसके पास जाके मिलती है और उसकी जो हैंड राइटिंग होती है ना, वो उसको अपनी मदर वाले नोट से बिल्कुल ही सेम मेल खाती हुई देखने को मिलती है। इसके बाद हमें वो पार्टी के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे जिस लड़की का मर्डर होने वाला होता है ना, उसकी जगह उसकी एक दूसरी दोस्त आके उस रूम में सो जाती है और उसके बाद वो किलर आके उसको मारने की कोशिश करना शुरू कर देता है। उससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा लड़ते भी हैं। जेमी के फादर भी वहाँ पे आके उसको काफ़ी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किलर सबसे अच्छी फाइट कर लेता है और बेचारी उस लड़की को मार के वहाँ से भागी जाता है। लेकिन जिस लड़की का मर्डर होना चाहिए था ना, उसका नहीं होता, उसके बदले में उसकी एक दोस्त का मर्डर हो जाता है। इसके बाद जो दूसरे दिन है, एमिलिया की मॉम जेमी से आके मिलती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी टाइम मशीन को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में ही मिलेंगे, आज की तारीख में वो सब चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हैं। तभी वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद जेमी को वही लड़का देखने को मिल जाता है जो कि उसके मॉम के नोट से एकदम ही सेम टू सेम राइटिंग कर रहा होता है। वो एक ट्रक में आया होता है और जेमी सीधा ही चली जाती है उसके ट्रक की चेकिंग करने के लिए। उसके ट्रक की चेकिंग करते हुए जेमी को क्या पता चलता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीछे खिलौने पड़े हुए हैं। तभी थोड़ी बहुत चेकिंग करने के बाद वो बाहर आ जाती है और वो लड़का भी वहाँ पे पहुँचाता है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा डरा और सहमा सा देखने को लगता है। इसी के बाद थोड़ी देर रहने के बाद वहाँ पे डग नाम का भी एक लड़का आ जाता है जो कि पैम और उसके साथियों का ही क्लासमेट भी होता है। और डग वहाँ पे आने के बाद जेमी को कहता है कि देखो मैं कराटे चैंपियन हूँ और कोई भी चीज़ मैं काफ़ी आराम से सॉल्व कर लेता हूँ, तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डग को ज़रूर याद करना। दूसरी तरफ जेमी को अमीलिया ये बताती है कि हमें ये छोटी सी टाइम मशीन को चलाने के लिए एक पावर हाउस की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसको मैंने बना लिया है। अब ये जो पावर हाउस है ना, मेरे ख्याल से ये झूले की वजह से काम कर लेगा जो कि हमारे सामने ही है। तभी वो लोग झूले के मालिक से बात करते हैं, तो थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वो मान भी जाता है, उनको वो झूले में काम करने भी दे देता है। अमीलिया की मॉम जेमी से कहती है कि तुम जाओ, मैं ये काम पूरा ही निपटा लूंगी, मैं ये पावर हाउस से इस टाइम मशीन को बिल्कुल ही कनेक्ट करके तुम्हारे लिए रेडी करके रखूंगी। जेमी सीधा ही जाके पैम के ग्रुप वालों से मिलती है और उनको बताती है कि फ्यूचर के मुताबिक जो अब लड़की का मर्डर होने वाला है ना, वो आज होने वाला था और कल जिसको मार दिया वो लड़की नहीं है जिसका मर्डर होना था। इसके वजह से किलर आज वापिस आएगा और इस बार तो हमको पकड़ना ही होगा। और उसके जो ग्रुप वाले सभी लोग होते हैं ना, वो ये चीज़ से राजी भी हो जाते हैं और मान भी जाते हैं। इधर करंट टाइमलाइन में हमको ये देखने को मिलता है कि अमीलिया क्रिस को बताती है कि हमारी फ्यूचर की ये जो मशीन है ना, एकदम ही तैयार है, हमें बस मेटल कंडक्टर की ज़रूरत है, तुम जल्दी से जाके वो लेके आओ तो ये एकदम ही रेडी हो जाएगी। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जेमी के पूरे ही ग्रुप ने प्लानिंग कर ली और वो उस लड़की को हॉरर हाउस में भेज भी देते जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि किलर वहाँ पे आके उसको मारेगा। और बिल्कुल वैसी चीज़ होती भी है, वो किलर वहाँ पे आ भी जाता है। लेकिन किलर
जैसे ही वो लड़की को मार पाता उससे ही पहले वहाँ पे जेमी आ जाती है और उसको बचाने लगती है। अब जैसा कि हमको पता है कि जेमी को कराटे, सेल्फ डिफेंस वगैरह आता है, तो उससे काफ़ी अच्छी फाइट कर भी लेती है, लेकिन वो किलर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जेमी उससे अकेले तो लड़ नहीं पाती, इसीलिए जो जेमी के फादर होते हैं पास्ट में, वो भी वहाँ पे आके उसके साथ उसकी मदद करते हैं और उसके जो बाकी सारे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो भी उसकी मदद करते हैं। लेकिन हमको दिखाया जाता है कि वो किलर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्किल्ड फाइटर होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोगों को एक ही बार में संभाल रहा होता है। अब इतने सारे लड़कों से और लड़कियों से फाइट करने की वजह से किलर का थोड़ा सा ध्यान भटकता है, तो पीछे से एक लड़की उसके पेट में बहुत बड़ा चाकू घुसा देती है और उसको वहीं पे मार देती है। अब वो जैसे ही नीचे गिरता है और उसका मास्क हटाते हैं तो हमको क्या पता चलता है वो किलर और कोई नहीं, डग नाम का लड़का ही होता है, जिससे कि पहले जेमी मिल भी चुकी थी और उसने खुद कहा था लड़के ने कि मैं बहुत ही बड़ा चैंपियन हूँ कराटे का। अभी हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि डग ये सीरियल किलिंग्स कर क्यों रहा था। उसके गले में एक पेंडेंट होता है जिसे निकालने के बाद ये पता चलता है कि उसमें एक मोटी सी लड़की की फ़ोटो होती है। पैम सबको ये बताती है कि ये डग की फ्रेंड थी, लेकिन जो मेरी ये तीनों ही दोस्त हैं ना जिनका मर्डर होने वाला है, इन तीनों ने ही इस लड़की का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था और एक पार्टी में इसको मोटी मोटी बोल के काफ़ी ज़्यादा बुली भी किया था, जिसकी वजह से लड़की ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली और गाड़ी चला के वहाँ से चली गई, जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया और ये वहीं पे मर गई। इसी की वजह से ये जो डग है ना, ये तीनों ही लड़कियों को उसका कसूरवार बताता है और तीनों ही लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी रहता है। अब जो जेमी है वो अपनी माँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि आप ऐसी कैसे हो सकती हो, एक लड़की को इतना बुरा कैसे बता सकती हो, लेकिन पैम उसको बताती है कि मेरा ये सब चीज़ में कोई भी हाथ नहीं था, ये तीन लड़कियां जो कि मरने वाली हैं, इसने ही उन लड़की को बुली भी किया था। वो लोग ये बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से एक और भी इसी बेस में किलर आ जाता है और वो उसी लड़की को मार देता है जिसका मर्डर आज होना था। और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये किलर को तो हमने मार दिया, तो ये कौन है। जेमी बताती है कि ये शायद वही फ्यूचर वाला किलर है जो कि अमीलिया की टाइम मशीन यूज़ करके शायद यहाँ पे आया है। सब लोग छुप जाओ, हमें इसको भी मारना पड़ेगा। यहीं पे सीन कट करके हमको फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम क्या देखती है कि अमीलिया वहाँ पे मरी हुई पड़ी है। वापिस से सीन कट होके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पास्ट में एक रिपोर्टर होता है जो कि क्रिस का फादर है, उसको भी उस किलर ने मार दिया। अब जो एमिलिया की मॉम होती है ना पास्ट में, वो जेमी को बताती है कि तुम जल्दी से, मैंने पावर हाउस में मशीन को कनेक्ट कर दिया, अपने घर पे चली जाओ वरना तुम भी यहाँ पे फंसी फंसी ही रह जाओगी, यहाँ से भाग भी नहीं पाओगी। अब वो दोनों वहाँ पे पहुँचती तो है भागने के लिए, लेकिन वापस से वो किलर भी वहाँ पे पहुँच जाता है उन दोनों के पास। वो झूले में से अमीलिया की मॉम तो बाहर निकल जाती है, लेकिन जेमी अंदर ही रह जाती है। वो किलर जेमी को मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से पैम आ जाती है उसको बचाने के लिए। अब वैसे ही उसके बाद जेमी वो झूले को स्टार्ट कर देती है और वो बहुत ही ज़ोर से घूमने लगता है। अब फोर्स की वजह से वो तीनों ही लोग चिपक जाते हैं झूले की दीवारों से, लेकिन सीरियल थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहाँ से चलने लगता है और वो उसकी मॉम को मारने भी लगता है, यानी कि पैम को। लेकिन वो पैम को मार पाता उससे पहले ही जेमी उसका दरवाज़ा खोल देती है झूले का, वहीं पे पैम बाहर चली जाती है। अब पैम तो बाहर जाती है, लेकिन हवा की वजह से उस किलर का मास्क भी निकल जाता है और उसका चेहरा भी सामने आ जाता है। और दोस्तों जैसे ही मास्क कटता है, चेहरा सामने आता है, तो हम किसको देखते हैं, हम देखते हैं वही रिपोर्टर क्रिस को, जो कि बताता है मैंने ही तुम्हारी दोस्त अमीलिया को फ्यूचर में मारा और यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद जब उससे जेमी पूछते कि तुमने अपने पिता को क्यों मारा, तो वो बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस थे और उन्होंने बचपन में मेरा कभी भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैंने उसको भी मार दिया। और तुम्हारी माँ को तो मैंने 35 साल बाद इसलिए मारा क्योंकि मैं वो किलर की रिपोर्टिंग करके ही पैसे कमा रहा था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि 35 साल बाद अब उस किलर की जो न्यूज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी होती जा रही है, इसलिए किलर को वापस लाना पड़ेगा और मैं खुद किलर बना और मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया। इसके बाद किलर वो झूले में कुछ कर पाता इससे पहले ही जेमी एक गन निकालती है और उसको वहीं पे मार भी डालती है। इसके बाद टाइम मशीन की मदद से जेमी अपने घर पे वापस भी आ जाती है। घर पे आने के बाद वो क्या देखती है, उसके पास में जाने की वजह से आज की तारीख में उसकी मॉम भी जिंदा है और उसके फादर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसके घर पे वापस आने के बाद। उसके बाद अमेलिया की मॉम भी उसके पास आकर बैठती है और उसको वो सब चीज़ें बताती है कि तुम्हारे पास में जाने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हो गई, जो कि मैंने सभी कुछ नोट भी करके रखी है। मुझे ये चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा डाउट था कि तुम आज आ तो जाओगी, लेकिन तुम्हारे साथ सीरियल किलर भी यहाँ पे पहुँच गया तो क्या, इसलिए मैंने साथ अपने एक गन भी रखी थी और मैंने ये डायरी में वो सभी चीज़ें लिख के रखी है जो कि तुम्हारी पास में जाने की वजह से अच्छी हो गई, तो तुम इसको एक बार ज़रूर पढ़ना। और इसी के बाद हमको जेमी का एक भाई भी दिखाया जाता है इस फ्यूचर टाइमलाइन में, जिसका उसके माता पिता ने जेमी ही नाम रखा है क्योंकि वो पास में जा चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं जाता और इसी के साथ स्टोरी भी एंड हो जाती है।